Hello, friends. A very warm welcome. And in this comprehensive discussion, we are going to pick up some key facts, some concepts, and ideas so that your understanding and your zeal towards your goal is happy and based upon learnings. So, welcome to Answer Kari. अब बात है कि फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे जो इंडियन डॉल्फिन्स का हुआ उसमें मिला क्या। बहुत अच्छा डेटा बेस्ड फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। आई जस्ट रन थ्रू इट। पहली बात तो आपको नंबर ऑफ स्पीसीज पता होनी चाहिए कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें कितने टाइप के डॉल्फिन की स्पीसीज है। हु कैरिड आउट द सर्वे एंड इट इज द रोल ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एंड देन सर्वे कितने किलोमीटर में किया गया, गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरीज के नाम पता होने चाहिए। और आपको ये भी याद रखना है कि राजस्थान में भी डॉल्फिन पाई जाती है, इंक्लूडिंग ब्रह्मपुत्र बेसिन you have to find. And then what kind of water is there? Dolphin lives in opaque turbid waters, surface only briefly. Making estimates of their population is not easy. Even length of average dive है 107 seconds, after which the mammal surface for only 1.26 seconds. तो क्या किया, एक दो तरह के सर्वे किए, एक कॉस्टिक सर्वे एक विजुअल सर्वे। अब कॉस्टिक सर्वे यानी सोनार प्रिंसिपल का यूज किया गया, क्योंकि डॉल्फिन्स भी फंक्शनली ब्लाइंड हैं और वो इको लोकेशन पर डिपेंड करती है। दे विल सेंड आउट सर्टेन साउंड्स, वो साउंड्स ऑब्जेक्ट से टकराएंगी, साउंड्स विल बी कमिंग बैक। हमने उसके लिए मल्टीपल अंडर वाटर माइक्रोफोन्स और हाइड्रोफोन्स यूज किए। ऐसे ही विजुअल सर्वेस किए गए डीप एंड वाइड चैनल्स में, उसमें भी डबल ऑब्जर्वर मेथड रखा। टीम एक से ज्यादा जगह रखी गई और जो स्पीड थी बोट की वो अराउंड 8 to 10 किलोमीटर पर आवर रखा, जो कि फास्टर देन द डॉल्फिन मूवमेंट थी, ताकि डबल काउंटिंग ना हो। एंड वेरी क्रूशली, ओनली थ्री डॉल्फिन्स वर फाउंड इन इंडस रिवर, वो भी ब्यास में। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया कि गंगा के मेन चैनल में कितनी पाई गई। मेन बिहार इज वन ऑफ द पोटेंशियल रीजन्स, यानी हॉट स्पॉट भी है कोल्ड स्पॉट भी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट्स आपको पता होने चाहिए। और साथ में ये भी बात आपको जाननी पड़ेगी कि कैसे आने वाले टाइम में इनको और ज्यादा बचाया जाए, क्या क्या इनके चैलेंजेस हैं। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ सीवेज वाटर इन द ट्रिब्यूटरीज, ये सब आपको देखने पड़ेंगे। असम में बराक रिवर की बात भी यहाँ की गई। आरबीआई इज टेकिंग अप स्टेप्स in order to ease the liquidity deficit. Okay, so yani it is putting up more and more liquidity into the market through open market operations purchases, और ये जो है रुपी डॉलर स्वैप ऑप्शंस के थ्रू। दिस इज द वन की थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज। और लेकिन अगर आपको प्रीलिम्स के एंगल से आपसे या फिर इंटरव्यू में आपसे फट से पूछा जाए कि what kind of actions RBI can take when it is looking forward to injecting funds to counter a sharp decline in liquidity, तो उसमें आप कह सकते हैं lowering the cash reserve ratio, daily variable rate repo, long term repo, ऑक्शन, फॉरेक्स स्वैप्स, ओएमओ परचेज की हमने बात की। इन चीजों से आप कर सकते हैं। तो आपको ये फट 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 आना चाहिए और आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, तब जाकर इसका एक बेनिफिट बनेगा, सिर्फ थियोरिटिकल याद करने से नहीं। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया के डेवलप्ड होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर कंपैरिजन आना चाहिए कि एक स्टडी राइज है 2017 से लेकर 2023-24 तक, और पे गैप भी कम हुआ है, बट इट रिमेन्स एन इश्यू। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है उसके उसके ऑप्शंस को देखिए, उनके आइडियाज को देखिए, इंक्लूडिंग द रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसमें क्या करती है। सेकेंडली, जो जेंडर बजट है स्टेट्स का भी सेंटर का भी, उस पर फोकस कीजिए। और एक दो स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए, जस्ट गूगल आउट कि कौन सा स्टेट इस चीज पर फोकस करके। ना बात हो रही है कि आपने 2,000 रुपए मैया को दिए या बहना को दिए, वो बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि जो नेचुरल बेनिफिशरीज अगर वुमेन है भी स्कीम्स की, तो एम्पावरमेंट की तरफ कैसे बढ़ी, तभी जाकर बात बने। और जहां तक ये बार बार हम पढ़ते हैं कि इनविजिबल बर्डन है, इनविजिबल बर्डन है, तो हमें इसके दूसरे आयाम को भी सोचना होगा कि वुमेन के वुमेन एक ऐसी ग्लू की तरह है। उसने परिवार को पकड़ के रखा हुआ है, परिवार को जोड़ के रखा हुआ है। अगर आप उसको हमेशा, उसको अगर आप मैकेनिकली देखते हैं, आप उसको हमेशा ट्रांजेक्शनल या फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट से ही देखते हैं, क्योंकि जीडीपी का अगर मैं कहूँ कि
एक परसेंटेज है जीडीपी का। जब आप फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को देखते हैं तो जीडीपी का एक परसेंटेज है जो इनविजिबल लेबर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो उसकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। सो द क्वेश्चन अराइजेस, तो क्या उसको सब्स्टिट्यूट कर दें? दैट इज वेयर द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव कम्स अप। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो क्रूशियल है इस चीज में, वुमेन को इंकरेज करने में। साथ में चाइल्ड केयर और एल्डरली केयर सर्विसेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इतना आसान नहीं है, सोशल प्रोटेक्शन बहुत क्रूशियल है। और वुमेन को अगर एक ऐसी प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कराने की बात हो रही है कि दे डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन समथिंग, डबल बर्डन को भी कम किया जा सके, तो वो आपको यहाँ पर देखना होगा। यही एक इसका क्लैरिटी है। अदरवाइज जेनरिक जेनरिक करने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको कोड देना होगा, आपको डेटा देना पड़ेगा, आपको एफ एल जो एफ एल एफ पी आर है वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे इंडिया का जो एक कोशिश है, इवन आईएलओ के जो मैट्रिक्स हैं उनके हिसाब से भी देखा जाए तो कैसे इंडिया राइज की तरफ बढ़ रहा है रादर देन ओनली पिकिंग अप चैलेंजेस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो हमें यही दिखाता है कि कैसे चेंज आ रहे हैं। तो चेंज को आपको कोट करना है। और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो मैंने आपको बोला एफ एल एफ पी आर, ये आपके जबान पर होना चाहिए। अब क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनपुट है, क्योंकि डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, तो टाइम लगता है उसको इंटरलाइज करने में। डीपीडीपी एक्ट इसको कहा गया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। द क्वेश्चन इज क्या दैट कि जो प्रपोज्ड लोकलाइजेशन मैंडेट है उसको स्ट्रीमलाइन कैसे किया जाए। पेरेंटल कंसेंट रिक्वायरमेंट की बात को भी कंपनीज का कहना है कि इससे कम्बरसम हो जाएगा, इससे जो हमारे ड्यू कंप्लायंस है उसकी चीजें बढ़ जाएंगी, हमारे अननेसेसरी कॉस्ट भी बढ़ जाएंगे और क्लैरिटी भी नहीं रहेगी, इससे डेटा में डिसरप्शन भी। तो फर्म्स के नाम आपको पता होने चाहिए मेंस के लिए, इवन प्रीलिम्स में भी नाम आ सकता है, बिजनेस सॉफ्टवेयर अलायंस, ग्लोबल डेटा अलायंस। उनका कहना है हमें क्लियर गाइडलाइन चाहिए, क्योंकि जो आप डेटा फिड्यूसरीज यानी सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरीज जो जो बीच में जो इनका रोल है वो डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो उनका कहना है कि इससे ग्लोबल डेटा फ्लो, हाई कॉस्ट और साथ साथ में रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी की वजह से चीजों में हैम्परिंग होगी, चीजें स्मूथली नहीं चल पाएंगी। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? दे आर सेइंग कि जो रूल 14 है उसको या तो आप डिलीट कर दीजिए या उसको मॉडिफाई कर दीजिए, क्योंकि रादर देन स्टॉपिंग इट प्लीज मेक अ ब्लैक लिस्ट अप्रोच, कि ये बता दीजिए इन इन कंट्रीज के साथ हम डेटा शेयर नहीं कर सकते। वो वेल डिफाइंड एक लीगल डेटा प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट को फॉलो कीजिए। ये मत कीजिए कि आपने कंप्लीटली उसको एक झूले में डाल दिया। सो जो इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिसी प्रोजेक्ट जो एक पॉलिसी कंसल्टेंसी है, जो एसोसिएशन जब आप पढ़ते हो में प्रेशर ग्रुप्स पढ़ते हो तो वहां पर उनका रोल आ जाएगा। तो उनका भी ये कहना है कि जो रूल 14 है इट शुड क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन कंडीशंस ऑन ट्रांसफर एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रांसफर, ताकि इन्फोर्सेबिलिटी हो। आई रिपीट कि कंडीशंस क्या है ट्रांसफर करने की और रिस्ट्रिक्टेड क्या चीज है। और साथ में जो रिपोर्ट की बात की गई है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बोलता है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड 72 आवर्स के अंदर नोटिफाई होना चाहिए। तो कंपनीज आर आस्किंग कि ये एक एक हमारे लिए बर्डन है, और हम सिर्फ चाहेंगे कि जो सिग्निफिकेंट रिस्क या सिग्निफिकेंट जो हैपनिंग है डेटा, वो हम सिर्फ बताएं, ना कि एवरीथिंग। सो इट्स स्टिल a going on process. You please have your own understanding of the same also and we can discuss it further. हम इस पर बात करेंगे। इंडिया की जीडीपी अगर 5 ट्रिलियन पहुंचानी है तो हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो जो विजन है इन्वेस्टमेंट का लोगों में, उसके बिना नहीं हो सकता। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के बिना कोई भी डेवलपमेंट फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो हेल्थ केयर, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, 3 एरिया उन्होंने बताया। तीनों में उन्होंने बताया कि कैसे मिलकर आगे आना चाहिए, ठीक है। इसमें पीएम इंटर्नशिप स्कीम की बात की कि उसको और पुश कीजिए। साथ में उनका ये भी कहना है कि कंट्री की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 2047 तक 900 मिलियन हो जाएगी। यानी प्लान्ड अर्बनाइजेशन हो तो कैसे हो? क्या दिल्ली प्लान्ड है? जहां आप रहते हो वो प्लान्ड है? आपको वहां से सीखना पड़ेगा, वहां से पकड़ना पड़ेगा। अर्बन चैलेंज फंड जो 1 लाख करोड़ का बजट में इंट्रोड्यूस किया है, तो अर्बन चैलेंज फंड है कि आपको इनोवेटिव फ्रूगल सॉल्यूशंस बताने हैं
ताकि गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अर्बन एरियाज में आए और इंडियन सिटीज जो है उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले। तो ये बोलने की बात नहीं है, उसकी दिशा में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, उसकी दिशा के अंदर दिल्ली के अंदर जैसे बात अभी हो रही है, यमुना रिवर लगा लीजिए, पोल्यूशन लगा लीजिए, देन रोड एंड द सिविक सिस्टम लगा लीजिए, इट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस टू। सो सस्टेनेबल मोबिलिटी, क्या आपके शहर में, क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में, क्या आपके राज्य में कैसे है, आपको देखना पड़ेगा। अपने आप को विजुलाइज कीजिए कि आई एम फ्रॉम स्टेट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, तो सोचिए कैसे होगा। फिर डिजिटल इंटीग्रेशन, डिजिटल इंटीग्रेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस, ये चारों चीजें जब मिल जाती हैं, ये की वर्ड्स आपको जबान पर होने चाहिए। यू मस्ट बी रिवाइजिंग दिस वोकैबुलरी, दिस इज गोइंग टू हेल्प। एआई के लिए भी उन्होंने बोला वी आर गोइंग टू क्रिएट नेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिससे हम एआई कैपेसिटी बढ़ाएंगे। और टूरिज्म 10% ऑफ जीडीपी को मदद कर सकता है तकरीबन। पर द क्वेश्चन अराइजेस, जो मुद्रा योजना फॉर होम स्टेज है, हील इन इंडिया, लैंड ऑफ बुद्धा, ये सारी चीज क्या सस्टेनेबल तरीके से बढ़ा पाएंगे? अगेन आई एम आस्किंग। सस्टेनेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स बनाना बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हम उतना क्वालिटी केयर, क्या हम उतना रिग्रेस मेडिकल पेडागोगी और जो करिकुलम है उसको हम कर पा रहे हैं? डिजिटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट से जा पा रहा है? यही चैलेंज है, यही एग्जामिनेशन को आपको अंडरस्टैंड करना है, रादर देन जस्ट गोइंग फॉर द फैक्ट्स। अब इसी दिशा में अगर मैं टूरिज्म की बात भी करूं, अगर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात भी करूं, तो पीपीपी मॉडल में सोन प्रयाग से केदारनाथ, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, आई रिपीट, सोन प्रयाग से केदारनाथ, वो यात्रा है जो जीवन को बदल देती है, वो यात्रा है जो स्पिरिचुअल पीस, हार्मनी और साथ साथ में जो आपकी मानसिक और शारीरिक शांति के लिए। सेम बात गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की है, क्योंकि दोनों में जो ये रोपवे की बात हो रही है, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, पर्वतमाला परियोजना, प्लीज चेक कीजिए उसमें क्या क्या प्लान है। गो टू द साइट एंड चेकआउट, और वो मैप को आप ले लीजिए। सोनप्रयाग से केदारनाथ, मोस्ट एडवांस ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडाला टेक्नोलॉजी। ओके, ये टेक्नोलॉजी है जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है, उतना काफी है, आप एक बार फोटोग्राफ देख सकते हैं जाके। कैपेसिटी होगी 1800 पैसेंजर्स पर आवर और 18,000 पैसेंजर पर डे। अब इससे तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि 12.4 किलोमीटर रोपवे गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब का है, और अभी जो है हेमकुंड साहिब की चैलेंजिंग है ट्रैक, गोविंद घाट से 21 किलोमीटर अपहिल ट्रैक है, या तो फुट से होती है, या पोनी से होती है, या पालकियों में। सिमिलरली केदारनाथ की 16 किलोमीटर का अपहिल ट्रैक है। लेकिन आप इसको ऐसे ही क्यों देखते हैं? क्या हमारे संस्कार और संस्कृति और हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म और हमारे कल्चर को नई ऊंचाइयां देने के लिए वहीं क्यों बनाया? तो द क्वेश्चन अरेंजेस, क्या एकदम आप शॉर्टकट कर देंगे? क्या टेक्नोलॉजी से पीस मिल पाएगी? क्या आप एकदम से फट से पहुंच जाएंगे? क्या वाकई आपको वो शांति मिलेगी? क्या आपको वो फील आ पाएगी? तो या फिर वो भी एक कमर्शलाइज्ड शैलो ट्रीटमेंट होकर रह जाएगा, और आप इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिए आप क्या करेंगे? अगर, क्या आप तैयार हैं कि 18,000 यात्री जो आप बात कर रहे हैं कि पर डे, तो अगर आप अभी से देखते हैं तो मल्टीफोल्ड हो जाएगा, मल्टीफोल्ड हो जाएगा, तो हम उसको हैंडल करने के लिए तैयार हैं क्या? वो प्रिस्टीन एरिया बना भी है इसीलिए कि आप हर कोई वहां जाए? सेम थिंग इज विद द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, हर कोई प्रिपेयर तो कर सकता है, लेकिन क्या आप वाकई प्रिपेयर भी कर रहे हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। उस एंगल से आप इसको देख सकते हैं। नाउ अगेन कमिंग बैक टू वुमेन, जो बात हो रहा है ऊपर की वुमेन का जो पार्टिसिपेशन रेट है लेबर में, उसी का एक एस्पेक्ट है कि कैसे गवर्नमेंट ने जो अभी इनिशिएटिव जिसकी हमने बात भी की, प्रॉक्सी लीडरशिप, तो वुमेन पंचायत लीडर्स को सेफ्टी के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई परसुएसिव फैमिली मेंबर्स ही नहीं है या फ्रेंड्स नहीं है, उनकी जरूरत है। वो आपको छोड़ते हैं कहीं, लेकर आते हैं, या साथ में आपको सपोर्ट करते हैं। तो उसमें छोटे छोटे जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे फीमेल जो पंचायती राज जो लीडर्स हैं या सरपंच हैं, उनको उतनी वैल्यू मिलनी चाहिए जितनी आप बाकियों को दे रहे हैं। अगर कोई मिशन बिल्डिंग या फिर कोई कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, तो उसमें आप फीमेल्स को भी उतना वैल्यू दीजिए, और ऑफिसर्स को भी चाहिए कि वो सॉफ्ट सेंसिटिव अप्रोच से वर्क करें ताकि रिजल्ट्स आए, चाहे फिर वो
बजटिंग है, प्लानिंग है, फंडिंग है, रिस्क एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन है, डिजिटल लिटरेसी है। तो उसके अंदर भी जो नए हमारी जनरेशन की जो सरपंच हैं, नए सरपंच जो फीमेल सरपंच स्पेशली, उनको चैट जीपीटी और टूल से भी अवगत कराया जाए। तो ऐसा सिर्फ फीमेल के साथ ही क्यों है, मेल सरपंच भी तो बैकवर्ड हो सकता है। तो गवर्नमेंट की जो कमेटी की 9 रिकमेंडेशंस आई हैं वो आप देखिए, और आप उसको इंक्लूसिव मेल सरपंचेस और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उनको आप जरूर देखिए। लेकिन कुछ यहाँ पर सलाह भी दी गई है कि स्मार्टफोन दे दीजिए, गाड़ी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सिविल इंजीनियर सुपरवाइजर एज ए पर्सनल एंड टेक्निकल असिस्टेंट उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये बोलने की बात नहीं है, चाहिए, लेकिन किंतु उसके लिए भी एक स्ट्रेटेजिक और पूरा का पूरा फंडिंग और पूरा एक आयाम तैयार करना होगा। आज की डेट में भी मिलजुल कर काम हो रहा है, उसको और स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स और वुमेन सरपंच ग्रुप्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उनके अंदर और ज्यादा ब्रॉड एस्पेक्ट से हम कर सकते हैं, ऐसा छवि राजावंशी का कहना है। अगेन कमिंग बैक टू द फीमेल, द थर्ड टॉपिक जो हमने पहले कवर किया कि 70% वुमेन अगर वर्क फोर्स में आएंगी तो वो की है भारत के विकसित होने की। फाइन, बट देन ऑलरेडी वो तो पार्ट बढ़ ही रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो हाईलाइट करने वाली बात है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को वेंचर कैपिटल सपोर्ट मिले और मेंटोरशिप मिले, ये दो बातों की बात है। वेस्ट डिस्पैरिटीज जिसकी हमने ऊपर बात की, लीडरशिप रोल की हमने बात की, वो भी है। और 45% वुमेन साइड चाइल्ड केयर एंड डोमेस्टिक कमिटमेंट रीजन फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द वर्कफोर्स। तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए रादर देन स्टॉपिंग इट। ओला सेज दैट लेनोवो के साथ हम मिलकर इंडिया का लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाएंगे, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये अपने क्लाउड के लिए कृत्रिम जिसका नाम है उसके लिए कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि कैसे पैशन और कमिटमेंट हेल्प करता है। एक्टिवली ब्रिंगिंग फैब कंस्ट्रक्शन सप्लायर्स फ्रॉम ताइवान टू ढोलेरा, ऐसा पावर चिप पीएसएमसी कंपनी का कहना है। तो अपने आप में इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं टाटा के साथ मिलकर। एक स्टेबल, जब हमारे यहाँ पे पॉलिटी है, स्टेबल हमारे यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसीज है, रूल यहाँ पर ऐसे ट्वीक नहीं होने वाले। गवर्नमेंट का कहना है कि हम पूरे इकोसिस्टम को बनाने में कमिटेड हैं, और हम जो है यहाँ पर जैसे एग्जांपल भी दिया गया है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसको सक्सेसफुल बनाएंगे। आपको माइक्रोन टेक्नोलॉजी, मुरुगप्पा ग्रुप का रोल, सीजी पावर इन पार्टनरशिप जापान, रेनसास, केन्स सेमिकॉन, इन सबके नाम भी आप नोट कर लीजिए, ताकि आप प्रीलिम्स के अंदर यदि कोई मैच या फिर कोई और स्टेटमेंट आता है वो आप हेल्प कर पाएंगे। दूसरा, फैब कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टैलेंट डेवलपमेंट, ये पूरा चीज जुड़ी हुई है। इसका एक और एग्जांपल अगर यहाँ पर हम देखें तो वो हिमेक्स टेक्नोलॉजी का है, ताइवान बेस्ड फैबलेस चिप कंपनी, जो कि डिस्प्ले ड्राइवर्स, इंटीग्रेटेड चिप्स, सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स बनाती है। तो हिम्लेक्स हिमेक्स का जो डिस्प्ले ड्राइवर आईसीज हैं वो और टाइमिंग कंट्रोलर्स हैं वो आने वाले टाइम में और ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। टीवी, पीसी, मॉनिटर, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, ऑटोमोटिव, ई पेपर डिवाइसेस, और साथ साथ में इंडस्ट्रियल डिस्प्लेज। यानी डिस्प्ले का इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ सेल्फ कंजम्पशन बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। तो इसका एक बहुत ही अच्छा, यहाँ ये एक अपने आप में केस स्टडी है, ये अपने आप में एक इंसाइट है कि कैसे थियोरिटिकल चीज प्रैक्टिकली सॉल्व होती है। एंड डू हैव अ लुक एट द फोटोग्राफ एंड द वे आवर ऑनरेबल गुजरात चीफ मिनिस्टर and then other bureaucrats are also there along with the corporate sector. नीति आयोग का ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव, कहूंगा मैं, क्रिटिकल और सिग्निफिकेंट शॉर्ट नोट आया, जिसमें वो क्वांटम टेक्नोलॉजी बता रहे हैं कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी मॉडर्न जो इंक्रिप्शन है उसको क्रैक कर लेती है। क्वांटम टेक्नोलॉजी नेगेटिव सेंस में फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्टलाइज कर सकती है, आपकी आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, और हमें अपने आप को पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के लेवल पे लेके आना होगा ताकि उसको ब्रीच ना किया जा सके। अब ये कैसे होगा? क्योंकि क्वांटम जो कंप्यूटर्स है, जैसा कि हमारे भी एक स्टूडेंट का कहना था कि हमारा जो वर्क प्रोसेस है, हमारा भी जो थीम है वो क्वांटम की तरह चलता है। क्यों? क्योंकि हम मल्टीपल चीजें एक टाइम के ऊपर सोच सकते हैं और वो एक चीज का यूज मल्टीपल तरीके से हो सकता है। दैट इज क्वांटम। क्योंकि वो जीरो और वन ना होकर वो क्यूबिट्स के फॉर्म में, यानी क्वांटम बिट्स के फॉर्म में चलता है, यानी कि द मल्टीपल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। सफिशिएंटली पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर कैन आल्सो ब्रेक पब्लिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स। यानी कि मॉडर्न इंटरनेट सिक्योरिटी है, ऑनलाइन बैंकिंग है, ये सब के सब अपने आप में खत्म हो सकते हैं, खतरा है इनके। तो यहाँ नाम दिए गए हैं, चाइना का सबसे हाई इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद यूएस का है, इंडिया का 750 है। लेकिन बहुत अच्छी बात यहाँ पर जो नीति आयोग सीईओ सुब्रमण्यम सर ने बोला, जरूरी नहीं है कि आप पैसा फेंक कर ही बहुत कुछ सीख सकते हो। ऐसा ही यूपीएससी की कोचिंग के लिए,
सिर्फ पैसा फेंकने से आप जीत जाएंगे ऐसा नहीं होने वाला। आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको समझदार होना पड़ेगा। सो इंडिया के जो क्वांटम प्लान है वो इंडिया की कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसर्स, मटेरियल्स और एक्सपेंडिचर को साथ में लेके हैं, और हम सही दिशा के अंदर जा रहे हैं। कंपनी जो है अल्ट्रा हाई प्योरिटी मटेरियल्स, क्रायोजेनिक सिस्टम, स्पेशलाइज्ड लेजर्स, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक टेलर्ड फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हम कर रहे हैं। तो ये की वर्ड्स साइंस एंड टेक, अदरवाइज भी ऑल्सो प्रीलिम्स के लिए आपको इनका पता होना चाहिए। तो केवाईसी क्राइसिस, आपने जनधन अकाउंट खुलवा दिए, आपने एक बार तो कर दिया, लेकिन उसके 1 साल 10 साल बाद जब इन डिकेड जब बात आती है कि आपकी जो केवाईसी है वो अपडेट होना चाहिए, केवाईसी को रिन्यू होना चाहिए, देन देयर इज कमिंग अ प्रॉब्लम, देयर आर मिलियंस ऑफ अकाउंट्स व्हिच हैव बिकम फ्रोजन, वो इनऑपरेटिव हो गए हैं। तो गलती किसकी है? इंक्रीज नंबर ऑफ अमाउंट अगर फ्रीज रोज होते जाएंगे तो उससे जो सेविंग है आपकी वो उसके अंदर फ्रीज हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो गवर्नमेंट से मिल रहा है या इंश्योरेंस है या फिर आपका क्रेडिट है वो भी भयंकर तरीके से हार्म होगा। और ये ज्यादातर मार्जिनलाइज सेक्शन या फिर इंडिया की मेजोरिटी रूरल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फिनटेक इंडस्ट्री और डिजिटल बैंकिंग के राइज होने से लोगों ने यूपीआई यूज करना शुरू किया। उससे यूपीआई के थ्रू जो म्यूल अकाउंट्स बने, म्यूल अकाउंट्स के साथ साथ जो फ्रॉड होते हैं उसकी वजह से बहुत ही स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। लेकिन जब स्कैमस्टर्स ने दूसरों के अकाउंट्स को रेंट पे लेकर और उससे जो है आप कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने की, पूरे सिस्टम को मिसगाइड करने की कोशिश की है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने रिसेंटली 1.9 मिलियन म्यूल अकाउंट जो हैं वो बंद किए और सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस अबाउट 2000 करोड़ के आसपास उसको रोका। ये तो फिगर है, इससे ज्यादा होगा। लेकिन अब किया क्या जाए? सो इट इज एम्फसाइज्ड कि फिंगरप्रिंट से फेशियल रिकॉग्निशन है, बाकी है सब कुछ केवाईसी के लिए किया जाए, पहली बात। दूसरा, ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आप उसको अलग से एक डेटा रजिस्ट्री बना दें, मिनिमम रिक्वायरमेंट रखें, केवाईसी का आधार इनेबल रखें और ओनली गवर्नमेंट टू बेनिफिशियरी ट्रांसफर उसके अंदर अलाउ करें, स्पेशली रूरल ब्रांचेस के ऊपर। इससे क्या होगा, जो आपका एक्सप्लॉइटेशन है या जो आपका मिसमैनेजमेंट है वो थोड़ा कम होगा। बट मैनेजिंग 530 मिलियन बैंक अकाउंट्स, इट्स अ ह्यूमंगस टास्क। लेकिन 530 मिलियन अकाउंट्स के कॉन्टेक्स्ट में यदि मैं कहता हूँ 1 मिलियन भी, या आप कहिए कि कुछ भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपल, इफ दे आर नॉट गेटिंग देयर राइट्स, देयर बेनिफिट्स इनटू देयर यू नो अकाउंट्स, तो ये अपने आप में हार्टलेस है। तो इसलिए आपको बीइंग ए फ्यूचर ऑफिसर एकदम एग्जैक्टली बहुत ही ज्यादा एम्पैथी और बहुत ज्यादा डेप्थ के साथ सोचना चाहिए कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। क्या दिल्ली में 15 साल से ऊपर के जो व्हीकल्स हैं या फिर जो डीजल व्हीकल्स है उनको रोकने से फुल प्रूफ मेथड होगा पॉल्यूशन का? तो डिबेट है कि शुड एज बी द ओनली क्राइटेरिया, क्योंकि हम इजी रास्ता ढूंढने की बात करते हैं। हो सकता है कि व्हीकल जो है फिटनेस टेस्ट का अगर आप करो तो वो परफेक्ट मिलेगा, लेकिन हम सिर्फ उसको अगर एज से देखेंगे तो ये अपने आप में सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, व्हीकल एमिशंस अगर सबसे ज्यादा है तो 1.1 मिलियन से ज्यादा जो व्हीकल जो दिल्ली में इंटर करते हैं, एग्जिट करते हैं, तो उसके ऊपर आप किस तरीके से एक उसको रेगुलेट करेंगे। तीसरा, जो टैक्स वेवर्स आपने दिए हुए हैं पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को, जो डिस्काउंट दिए गए हैं, वो क्या वाकई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करके चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं? तो दीज आर ऑल डिबेट्स एंड क्वेश्चंस, इनको आपको देखना है कि कैसे ये पूरे सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने में मदद करते हैं। For the prelims, it's very important. Andrew Barto and Richard Sutton, they have been given the Turing Prize, क्योंकि उन्होंने 1970s ऑनवर्ड्स बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड तरीके से काम करने की कोशिश की कि मशीन्स को ये सिखा सकें जैसे ह्यूमंस जो है वो जानवरों को ट्रेन करते हैं, ऐसा उन्होंने मशीनों को ट्रेन। सो AM ट्यूरिंग अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड। सो ट्यूरिंग अवार्ड शोकेसेस उनका एआई में जो पाथ ब्रेकिंग रोल है बार्टो का, एंड व्हाट आई शुड से रिचर्ड सटन का। सो reinforced लर्निंग इज अ वेरी की इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम्स के साथ जुड़ा हुआ टर्म जो हम कहते हैं, उससे गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम बने, उन्होंने वर्ल्ड्स के बेस्ट ह्यूमन प्लेयर्स को हरा दिया। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज अ की वर्ड ओवर हियर, जो हमारी जिंदगी का की पार्ट हो गया। आप भी प्रिपरेशन में, इवन हम भी प्रमोट करते हैं कि कैसे आप टेक्नोलॉजी का यूज करके स्मार्ट बने। ऑलरेडी द पीएम्स व्हाटएवर डिस्कस्ड अपॉन हियर, यहाँ आप इसको ध्यान से पढ़िए और आप देखिए कि क्या आप रिकॉल कर पाते हैं, क्या आप समझ पाते हैं जो हमने पहले बात की। नाउ, ट्रम्प ट्रेड वॉर इज बीइंग आंसर्ड बाय चाइना इन द सेम वे। वो पीछे नहीं हट रहा है, दब नहीं रहा है। सेल्फ रिलायंस
and growing economy and military. इकोनॉमी एंड मिलिट्री सीम्स व्हाट चाइना इज हेल बेंट ऑन द फैक्ट दैट कि जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है उसको हम उतना रखेंगे, हम डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, हम डोमेस्टिक मनी को और पंपिंग करेंगे, और चाइना मिलिट्री इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस स्पेंडिंग ऑल्सो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉन्ग टर्म में जो है चाइना अपने प्राइवेट सेक्टर को, डायनेमिक्स को दोबारा से वो सपोर्ट कर रहा है, वो उनके साथ है, बट इट इज आस्किंग देम कि आप नेशनल ड्यूटी को आगे रखें। जैसे डीप सीक एक एग्जांपल है। सो द स्टेटेड स्ट्रैटेजी ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट इज टू हैव इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, रिड्यूस इंपोर्ट्स, इंक्रीज सेल्फ रिलायंस एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजीज एंड फॉरेन इनपुट्स। तो इंडिया कहाँ स्टैंड होता है, ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि इसी कॉन्टेक्स्ट में जब आप बात करते हो कि लिबरल वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो रहा है, एक ईरा खत्म हो रही है, एक नया युग डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया, तो क्या जो नया ईरा शुरू हो रहा है उसके अंदर इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? क्योंकि जो यूएस की अगर एफिनिटी रशिया के लिए बढ़ती भी है तो इससे रशिया चाइना रिलेशनशिप भी बहुत कॉम्प्रेहेंसिव है, बहुत रेसिप्रोकल है, बहुत डीप है, और आइडियोलॉजिकल एफिनिटी भी है एक तरीके से दोनों की, दोनों में बहुत सारे कॉमन फीचर्स भी है, तो वो क्या हिला पाएगा? और जो क्लासिकल इंपीरियलिज्म का जो एग्जाम्पल है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से और सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी रहा है, कि जितना बड़ा लैंड जिसका उतना बड़ा इंपीरियलिस्टिक पावर, तो यूएस उसी पर्सपेक्टिव से चाहता है कि हमारे पास और लैंड आए, चाहे फिर वो पनामा कनाल की बात है, चाहे वो ग्रीनलैंड की बात है, चाहे फिर वो कनाडा की बात। तो यूएस, रशिया एंड चाइना आर ग्रेट पावर्स बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट कंट्रीज एरिया वाइज ऑल्सो, उसी के हिसाब से उनका हेफ्ट होता है, उसी के हिसाब से उनका इन्फ्लुएंस भी होता है। इसका मतलब इंडिया के लिए क्या है? तो यूएस रशिया जो डेटेंटे है वो इंडिया के लिए यही मैसेज है कि इंडिया को अपना सेल्फ रिलायंस होकर चलना है, इंडिया को चौंकना नहीं है, इंडिया को शिफ्ट जो यूएस इंडो पैसिफिक की जगह अब जो बाकी इश्यूज पे कर रहा है उस पर इंडिया को देखना होगा। इंडिया को फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन रखने हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इट नेशनल इंटरेस्ट, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला नई एनईपी का कहने का पर्पस यही है कि आपकी जो मातृभाषा है, जो बोली है, उसी बोली में आप शुरू में बच्चों को पढ़ाइए। यदि किताबें भी उस भाषा में नहीं है, दूसरी भाषा में, तब भी आप वही बोली बोल के पढ़ाइए। और तीसरा, आप उन टीचर्स के साथ कोशिश कीजिए, उन टीचर्स को हायर कीजिए जो टीचर्स उस भाषा को बोल सकते हैं। तो एनईपी की अप्रोच है, चाहे फिर वो हरियाणवी, राजस्थानी और भोजपुरी, मैथिली, मारवाड़ी, मेवाड़ी और छत्तीसगढ़ी की बात हो, तो वो बोलियां, भाषा तभी आगे बढ़ सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन इस पर ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है कि पंजाब में पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश ऐसे होना चाहिए, और महाराष्ट्र में मराठी, इंग्लिश और हिंदी होना चाहिए, तो हरियाणा में हिंदी, फिर तमिल, या फिर कोई और भाषा। तो इस तरह की जो अप्रोच है उससे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बढ़ती है, पर उसके लिए हमें एक्सेलेंस चाहिए। Again, we have discussed this again. Tamil Nadu parties, they are opposing delimitation. It is an issue for them, but then solution इसका सिर्फ एक पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करके नहीं है, इसका सॉल्यूशन है डिस्कस करके ऑल पार्टी मीटिंग और 2031 का जो सेंसस होता है उससे चीजों को निकालने की बात है। 1,300 metric ton of you know garbage is removed in 10 days, तो ठीक है, ऑप्टिक्स के लिए बहुत अच्छा है। वी हैव टू वेट एंड वॉच, वी हैव टू सी कि ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे आप अगले 6 महीने में इसको कर पाएंगे। When Supreme Court defined equality in union workers case, यानी कि हमारे संविधान के लागू होने से पहले जब हम बात करते हैं 1950 से पहले, when 26 जनवरी 1950, उससे पहले जो हुआ, अगर कोई अगर कोई ऐसा इंसिडेंस है जिसके अंदर हमारे फ्रीडम फाइटर्स या हमारे लीडर्स, उन्होंने फॉरेनर्स को यूनियन लीडर होते हुए उनको मार डाला, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? इंटरनेशनल टेंशंस को मिटिगेट करने के लिए मान लीजिए कि सरकार ने स्पेशल कोर्ट ऑर्डिनेंस एक लॉ बनाया जिससे स्विफ्ट ट्रायल हो स्पेशल केसेस में, और स्पेशल केसेस जो हैंडल किए जाएंगे इन कोर्ट्स के द्वारा, वो ट्रायल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज भी कर सकते थे। जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स आता है और वो कहता है फंडामेंटल राइट्स देता है, तो फंडामेंटल राइट दे देता है तो क्या पनिशमेंट नहीं मिलेगी? क्योंकि कॉलोनियल टाइम के अंदर तो जो है वो सारे के सारे जो, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल है कि ऑन 31 मार्च 1950 एस एन गुहा रॉय, सेशन जज ऑफ अलीपुर, उन्होंने जो यहाँ पर बात है अनवर अली सरकार और 49 अदर्स को ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ का सेंटेंस दे दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ब्रूटली और हार्टलेस तरीके से मर्डर किए थे।
लेकिन जब ये बात कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचती है, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 14 लिया अनवर अली सरकार जी ने, और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग देम द गारंटी राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड सॉट टू बी ट्रीटेड लाइक एन ऑर्डिनरी क्रिमिनल, दस ही मस्ट बी ट्राइड इन एन ऑर्डिनरी कोर्ट, और एक स्पेशल वन नहीं, क्योंकि उन्होंने गोरे लोगों को मार दिया है। तो भाई बात सही है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस बात को उठाया और बोला कि बिल्कुल सही बात है, आप क्लासेस ऑफ ऑफेंसेस या फिर क्लासेस ऑफ प्लेसेस के अंदर करके तो नहीं कर सकते, इसीलिए ये वॉयलेटिव हो जाता है आर्टिकल 14 का। ऐसा जो सर आर्थर ट्रेवर हैरिस हैं, उन्होंने इन चीज को समझते हुए उन्होंने कहा कि भाई अगर हम ये बात मान लें कि सेक्सुअल असॉल्ट केस भी है जो कि स्पेशल या फास्ट ट्रैक कोर्ट में होता है, बट गवर्नमेंट जो है चेरी पिक नहीं कर सकती। अब स्टेट ने जब इस अपील को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, जहां पर यहाँ नाम भी दिया गया है वेटरन लॉयर एनसी चैटर्जी, जो हिंदू महासभा लीडर थे, फादर ऑफ फॉर्मर लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी उनके फादर थे, उन्होंने आर्ग्यू किया और उन्होंने रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई भी दी कि हमें ट्रूली डीकोलोनाइज करना है लीगल सिस्टम को। तब जाकर ऑन जनवरी 11 1952 सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी और उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट की रूलिंग को अपहोल्ड किया, और जो स्पेशल the ruling in the Anwar Ali case and struck down the Special Court Act for falling foul of the right to equality। तो ये एक रूलिंग वन ऑफ द रेयर इंस्टेंसेस है जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पतंजलि शास्त्री जो थे, ही वाज द सोल डिसेंटर। तो इसीलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का कॉन्सेप्ट आया। जस्टिस विवियन बोस ने कहा, वी फाइंड men accused of heinous crimes called upon to answer for their lives and liberties, we find them picked from their fellows, and however much the new procedure may give them a few crumbs of advantage, in the bulk they are deprived of substantial and valuable privileges of the defense which others similarly charged are able to claim. The question with which I charge myself is, can a fair minded, reasonable, unbiased, resolute man who are not swayed by emotion or prejudice regard it as that equal treatment and protection in the defense of liberties, which is expected of a sovereign democratic republic in the conditions which obtain in India today? I have but one answer to that. On that short and simple ground, I would decide this case and hold the act bad. तो देखिए, हमने संविधान के आने के बाद भी हमने सही बातों को, सही चीजों को उठाने की कोशिश की, सिंपल तरीके से अगर हम करें तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट आ गया आर्टिकल 14। ये नहीं है कि लॉ कैन प्रोवाइड द एक्सेप्शन टू द राइट ऑफ इक्वलिटी एंड अप्लाई टू स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल। द क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, यानी आपको क्लियर रीजन देने पड़ेंगे, क्लियर रीजन फॉर सिंगलिंग आउट दैट क्लास ऑफ पीपल, और उसका एक रेशनल होना चाहिए। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये टॉर्च लाइट की तरह मानना है कि हर बात हमारे ऑर्डिनरी सिटीजन तक पहुंचनी चाहिए। तो बात ये नहीं है कि सरकार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था जानना, जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था कौन है अनवर अली सरकार, ये इंपॉर्टेंट जानना था कि भाई जो न्याय होना चाहिए क्या वो उनको वाकई मिला। इसलिए नहीं कि वो कम्युनिस्ट हैं, इसलिए नहीं कि वो किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। दे हैड कैरिड आउट ए ब्रूटल अटैक किलिंग पीपल, इट वाज फार फ्रॉम बीइंग ए सिंपैथेटिक केस। तो आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और डिफरेंट डिफरेंट सीरीज को हम पिकअप कर रहे हैं, तो यू मस्ट मेक ए नोट ऑफ ऑल ऑफ देम एट वन प्लेस। GDPs is function of capital, labor and how productively you use both। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप जनरल स्टडीज इकोनॉमिक्स की सीरीज को देखिए, और ये आपको लिखना चाहिए साइड में कि जीडीपी इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल, लेबर एंड हाउ प्रोडक्टिवली यू यूज बोथ। ये आप कैसे सब अप्लाई करेंगे। अब बात है बीट टू पुणे, जो क्रिमिनल काउंट की जो बात हो रही है, पहले भी ये आया है। तो क्वेश्चन ये है कि पुलिस का डेटरेंस बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं चाहिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस चाहिए, पॉलिटिकल पेट्रोनेज को रोकना होगा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ पर एक और इश्यू आ जाता है, कोर्ट केसेस बहुत ज्यादा है, उनको हमें कम करना चाहिए। तो इसलिए लाठी लेता हुआ जो पुलिस का जो हवलदार और पुलिस का जो कांस्टेबल है, वही नींव है, वही सोल है, उसी एंगल से देखना होगा। लॉ कमीशन की रिपोर्ट का यहाँ पर चर्चा है, डू मेक ए नोट ऑफ इट। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन को सक्सेस बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं। क्रायोजेनिक इंजन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं रॉकेट प्रोपल्शन के लिए, क्योंकि जो लिक्विड हाइड्रोजन है, यहाँ पर लिक्विड हाइड्रोजन की बात है, लिक्विड हाइड्रोजन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे -253 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टोर किया जाता है और हाईली इन्फ्लेमेबल भी है।
इसीलिए हम सेमी क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड ऑक्सीजन केरोसिन वो यूज करते हैं। केरोसिन जो है स्टोर हो जाता है और ये कॉम्बिनेशन जो हमें एडवांटेज देता है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर हम देख रहे हैं कि हम किस तरीके से और ज्यादा लाइट बना पाएंगे, किस तरीके से और ज्यादा इफेक्टिव बना पाएंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है कि हैवी लॉन्चेस के लिए क्रायोजेनिक इंजन क्यों जरूरी है, चाहे वो गगनयान मिशन हो, चाहे फिर वो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की जो हम कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलने की बात करते हैं, चाहे फिर वो हो। सो ये नया व्हीकल है, इसके अंदर अलग अलग स्टेजेस हैं जिसके द्वारा हमें प्रपल्शन भी करना है, सेफ्टी भी रखनी है और सक्सेस भी पानी है। A satellite model is placed on the Eutelsat लोगो, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया। तो यूटेलस्कैट, तो यूटेल स्टारलिंक की हमने पहले भी बात की है। और यूटेलसैट जो है स्टारलिंक से जब आप कंपेयर करते हो तो आप देखते हो कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ब्रिटेन का जो वन वेब है और यूटेलसैट है वो एक तरीके से द ओनली ऑपरेशनल ग्लोबल कवरेज कॉन्स्टलेशन है बिसाइड स्टारलिंक। लो अर्थ ऑर्बिट में दोनों की बात, स्टारलिंक के पास 7,000 से ज्यादा एलईओ सैटेलाइट्स हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन में सूटेड है। बट यूटेलसैट से दैट इवन विद ओनली 630 और सो लियो satellites backed by 35 link satellites in higher geostationary orbit, it offers the same capabilities like the Starlink. तो एग्जाम्पल दोनों का दिया गया है। हमें देखना है कि इंडिया अगर अपना ऐसा एक सिस्टम क्रिएट करके पुटअप करता है तो वो हम कैसे ना सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट के लिए बल्कि होल ग्लोबल साउथ के लिए कर पाएंगे। So with these ideas, we stop it here. Looking forward to the questions and the idea that we raised. You can always think, work on it because it is not a shortcut. It is a way to success. Thank you very much.